गैसीय स्टेट चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, देखो तो इसमें होता क्या है। अब तक जितना भी तुम पढ़े हो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से हम लोग शुरू किए थे, वहाँ से पी बराबर एनआरटी पढ़े, फिर डाल्टन्स लॉ पढ़े, छोटा मोटा उस पर न्यूमेरिकल किए हर तरह का उसका, उसके बाद डिफ्यूज़न वगैरह हम देखें। अब तुम ये मान के चलो कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हम पढ़ने वाले हैं, सपोज करो गैसीय स्टेट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि रियलिटी में यहीं से शुरू होता है। बिकॉज कि ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको शुरू में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन रियलिटी में हमारा जो चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम लोग गैस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सपोज करो कि हम गैसीय स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल क्या उठेगा, ये गैस है क्या। तो गैस है क्या, इसको समझाने के लिए बहुत सारा थियरी दिया गया। वो थियरी जो है टाइम टू टाइम इवॉल्व करता गया, और उसी के दौरान जो फाइनली हमारे पास थियरी आता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तुमसे अगर पूछा जाए कि ये दिया कौन, तो हम लोग इसमें किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं देते हैं। बहुत सारा साइंटिस्ट था जिसका इसमें कंट्रीब्यूशन था, और ये धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, है ना। और मैक्सवेल वगैरह का तुम नाम पढ़ोगे कि मैक्सवेल का इसमें कंट्रीब्यूशन लेटेस्ट था। मैक्सवेल हो गया, बोल्ट्जमैन हो गया, बर्नौली भी इसमें दिया था, वाटरसन दिया था, ये सारा साइंटिस्ट इसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो बिल्कुल अच्छे से हम इसको शुरू से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो तुमसे पूछा गया कि हम गैस पढ़ने वाले हैं, तो बताओ गैस आखिरकार है क्या। तो इस कमरे में गैस मौजूद है, तो हम इस थियरी के हिसाब से तुमको समझाते हैं कि अब गैस होता क्या है। ठीक है, तो गैस के बारे में थियरी ये बोलता है, बाद में तुमको सारा पॉइंट लिखवा देंगे, लेकिन पहले समझ लो कि ये है क्या, क्योंकि इसका सारा पॉइंट्स याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोला है, थियरी क्या बोला। ये बोला कि गैस का मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहले तो स्फेरिकल शेप का होता है। उसका शेप क्या होता है, स्फीयर के जैसा होता है। और उसका साइज जो है, शेप अलग चीज़ हो गया, साइज अलग चीज़ हो गया। जो उसका शेप है वो स्फेरिकल है, और जो उसका साइज है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि वो कंटेनर की तुलना में नेग्लिजिबल हो गया। पहला पॉइंट याद हो गया। पहला पॉइंट क्या बोले, स्फेरिकल शेप, और उसका साइज जो है वो नेग्लिजिबल होगा, याद हो गया। दूसरा पॉइंट गैस के बारे में ये बोला गया कि गैस का जो पार्टिकल है, किसी भी दो पार्टिकल के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा होगा। ध्यान देना, यहाँ से जो गैस के बारे में जानकारी आएगा, यहाँ से जो गैस निकल कर आएगा, उसी गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। जितना भी रियल गैस है वो आइडियल गैस को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम गैस पढ़ रहे हैं, अब तक जितना कुछ हम गैसीय स्टेट में पढ़े हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, हम उसी गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोले कि गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप स्फेरिकल होगा, उसका साइज नेग्लिजिबल होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी नहीं होगा। नॉर्मली अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसीलिए हम अट्रैक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं, है ना। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन काइनेटिक थियरी बोलता है कि गैस के दो पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट याद हो गया, शेप स्फेरिकल, साइज नेग्लिजिबल, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ एक मॉलिक्यूल है गैस का, और इस मॉलिक्यूल पे आसपास के किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, जो हमारा दीवार है वो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये मॉलिक्यूल साथ साथ ये जो भी मॉलिक्यूल है, इस पर ग्रेविटी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ग्रेविटी इस पर एक्ट नहीं करता है। तो अगर इस पर ग्रेविटी भी एक्ट नहीं करेगा, तब तो इसमें नेट फोर्स जीरो हो गया। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। पढ़े हो फिजिक्स में, नेट फोर्स अगर जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो कोई भी पार्टिकल ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन ये संभावना है कि किसी दूसरे पार्टिकल से वो टकरा जाए। तो जैसे ही दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। जब टकराएगा तो कॉलिजन होगा, है ना। और कॉलिजन फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, इलास्टिक कॉलिजन, नॉन इलास्टिक कॉलिजन, तो उसमें थोड़ी देर में आएंगे। पहले तुमको हम क्या समझाना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा था और किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, तो इस टक्कर से पहले जो मॉलिक्यूल है उसका स्पीड तो कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट लाइन में है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोर्स है ही नहीं। तो बिकॉज की नेट फोर्स उस पर जीरो है, इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल कॉलिजन के बीच में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। हमेशा याद रखना, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है और स्ट्रेट लाइन में। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर तुम घूरोगे तो देखो तुम ऐसे पाओगे, सीधे गया, यहाँ टकराया, टकरा के इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो तुम बोलोगे मॉलिक्यूल जो है वो जिगजैग मोशन में है। इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन, है ना।
तो क्या सीखे तुम? पहला पॉइंट क्या था? शेप स्फेरिकल, साइज नेग्लिजिबल। दूसरा पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट क्योंकि ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मॉलिक्यूल जो है वो टक्कर के बीच में, कॉलिजन के बीच में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो पांचवा पॉइंट, जो भी मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक कॉलिजन किसको बोलते हैं? तो इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी हमारा कंजर्व होता है। किसी भी इलास्टिक कॉलिजन में जब तुम कॉलिजन पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे, तो वहाँ तुम पढ़ोगे इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी हम कंजर्व कराते हैं और मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो जो भी पार्टिकल आपस में टकरा रहा है गैस का, है ना, वो बिल्कुल इलास्टिक कॉलिजन दे रहा है। 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट, कमरे में जो प्रेशर होगा, गैस का जो प्रेशर होता है, ये थियरी बोल रहा है कि गैस का जो प्रेशर होता है वो मॉलिक्यूल के आपस में कॉलिजन की वजह से नहीं होता है। जो प्रेशर होता है वो दीवार से जो मॉलिक्यूल टकराता है उसकी वजह से होता है। मॉलिक्यूल गया दौड़ता हुआ जाके दीवार से टकराया, जैसे दीवार से टकराएगा दीवार पे कोई फोर्स लगाएगा। अगर दीवार पे फोर्स लगाएगा तो किसी पार्टिकुलर एरिया पे लगाएगा, तो फोर्स बाय एरिया करोगे तो तुम्हारा प्रेशर निकल के चला आएगा। कैसे हम डिराइव करते हैं? तो सारा मॉलिक्यूल मान लो इस एक दीवार से टकराया तो हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं और नेट फोर्स को इस दीवार के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, हमारा प्रेशर निकल के चला आता है। तो प्रेशर कहाँ पे आता है? आइडियल गैस के केस में बाउंड्री पे आता है, दीवार पे आता है, बल्क में नहीं आता है, बीच में नहीं आता है, मॉलिक्यूल के आपस में कॉलिजन की वजह से नहीं आता है, दीवार से टकराने की वजह से हमारा प्रेशर आता है। ठीक है, याद हो गया? फिर से एक बार, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि शेप जो है वो स्फेरिकल है, साइज हमारा नेग्लिजिबल है मॉलिक्यूल का। दूसरा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल के बीच में। तीसरा, ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं। चौथा, टक्कर के बीच में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अब देखो इस पॉइंट में कंफ्यूज मत करना, हम कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हैं, सेम स्पीड नहीं बोल रहे हैं। दो मॉलिक्यूल एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये 15 मीटर पर सेकेंड है तो 15 ही रहेगा, ये 20 है तो 20 ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ठीक है, अगला पॉइंट बोले कि जो भी कॉलिजन होगा गैस में, जो भी कॉलिजन होगा वो सारा का सारा इलास्टिक नेचर का होगा। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या? कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। हम दिखाएंगे कैसे उस चीज को किया जाता है, वैसे बाकायदा उसके लिए पूरा चैप्टर है फिजिक्स में। ठीक है, छठा पॉइंट क्या बोले? गैस में जो प्रेशर आता है वो दीवार से मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से आता है और किसी वजह से नहीं आता है। ठीक है, याद हो गया? और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस गैस में हर मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग होगा। टक्कर के बीच में कांस्टेंट होगा लेकिन स्पीड तो अलग अलग होगा। स्पीड अलग अलग होगा तो हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। तो सातवां पॉइंट बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम एवरेज निकाल लो, जितना मॉलिक्यूल है उसके काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम एवरेज निकाल लो तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, कैसे निकालोगे? सारा मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एवरेज आ जाएगा। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलता है कि वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो आएगा वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी घटेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, याद हो गया है सातों पॉइंट? तो सातों पॉइंट बार बार लिखना, छोटा छोटा पॉइंट ले लेकर लिखना और तुमको कभी कभी याद हो जाना चाहिए। कौन कौन सा है? पहला पॉइंट शेप स्फेरिकल, साइज नेग्लिजिबल। दूसरा पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जीरो मॉलिक्यूल के बीच में। तीसरा पॉइंट ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट कॉलिजन के बीच में मॉलिक्यूल हमारा कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। पांचवा पॉइंट जितना भी कॉलिजन होगा गैस में वो सारा का सारा इलास्टिक नेचर का होगा। छठा पॉइंट जो भी गैस में प्रेशर आएगा वो मॉलिक्यूल के दीवार से टकराने की वजह से आएगा। और सातवां पॉइंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट याद रखना, बार बार लिखना, तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार मिला लेते हैं। लिखो हेडिंग दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नीचे लिखो फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो भी इसका पॉइंट्स है, पहला गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप, देयर साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हो गया यहाँ तक। दूसरा देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तीसरा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर इन ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन किसको बोलते हैं? जिगजैग मोशन को, है ना। अगला बिटवीन कॉलिजन्स मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, बता दिए। पांचवा ऑल कॉलिजन्स इनसाइड द कंटेनर आर, कर लेना यहाँ पे, आर इलास्टिक इन नेचर। जितना कॉलिजन है सारा का सारा इलास्टिक नेचर का होगा
और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करना और लिखना मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन दोज कॉलिजन्स। ठीक है। छठा पॉइंट, प्रेशर इज ओनली ड्यू टू कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। और सातवां था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है। तो पहला पेज फिर से ले आते हैं, इसको पूरा नोट कर लो, है ना। उसके बाद अगला लगाएंगे, फिर उसको नोट कर लेना। अब देखो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ बोला है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, लास्ट पॉइंट। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ से हम लोग को इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन फॉर्मूला पढ़ना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एवरेज का मतलब क्या होगा, क्लास में बहुत सारा बच्चा है, अगर एवरेज मास निकाला जाए तो एवरेज मास का मतलब क्या होता है, वो एक बच्चे का होता है। तो ये जो एवरेज है, ये वास्तव में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होता है ना, याद रखना है, एक मॉलिक्यूल का है ये। और ये बराबर होता है 3/2 kT के, जहाँ पे T तो टेम्परेचर है केल्विन स्केल पे, K क्या है, तो K है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और K होता क्या है, K का वैल्यू होता है R/Na के बराबर। Na होगा एटॉम नंबर, R हो गया हमारा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट में यूनिट क्या होता है, पर मोल का। एक मोल के लिए होता है तो उसके एटॉम नंबर से डिवाइड करोगे तो पर मॉलिक्यूल का डेटा आ जाएगा। उसी पर मॉलिक्यूल के डेटा को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R जो है उसके यूनिट में 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है। तो एक मोल के लिए R, तो एक मोल का मतलब कितना पार्टिकल, Na। तो Na पार्टिकल के लिए R, तो एक पार्टिकल के लिए R/Na, उसी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो अब यहाँ देखो, समझना अच्छे से। ये हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT। तो दो मॉलिक्यूल के लिए कितना, तो गुना दो। तीन मॉलिक्यूल के लिए कितना, गुना 3। चार के लिए गुना 4। एक दर्जन के लिए गुना 12। सैकड़ा के लिए गुना 100। और एक मोल के लिए कितना, तो तुम बोलोगे गुना एवोगाड्रो नंबर। तो हम लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन पर मॉलिक्यूल नहीं, अगर पर मोल पूछे तो आप बोलोगे 3/2 kT। और एक मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर से गुना करोगे। K का वैल्यू क्या है, R/Na, तो Na से Na कट गया, ये रिजल्ट आ जाएगा 3/2 RT। याद रखना, एक मोल के लिए 3/2 RT। एक मोल के लिए कितना, 3/2 RT। तो दो मोल के लिए कितना, तो 3/2 RT गुना 2। तीन मोल के लिए गुना 3। चार मोल के लिए गुना 4। और कमरे में अगर n मोल है, n, तो n मोल के लिए कितना, तो तुम बोलोगे गुना n हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर तुमसे पूछे टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल का मतलब कंप्लीट सबका, n मोल का, तो आप बोलोगे 3/2 RT को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो ये हो गया 3/2 nRT। और इसी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3/2 हम PV भी लिख सकते हैं। वैसे अभी हमने इसको डिराइव नहीं किया है, तुम बोलोगे डिराइव तो किए हम लोग बॉयल्स लॉ वगैरह में, तो उसको आप भूल जाओ। तुम समझो कि अभी फिर से गैसेस स्टेट शुरू हो रहा है ना। अभी जो तुम पॉइंट पढ़े, इतना सारा जो थियरी तुम पढ़े, देखो बच्चों, अभी जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुमको दिए हैं, तुम नोटिस करो हम इसमें क्या तुमको बताएं। बस यही एक पॉइंट ऐसा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी की बात की है। बाकी सारा का सारा तुम्हारा बस प्रॉपर्टी है, बस नेचर बताया कि मॉलिक्यूल स्फेरिकल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कॉलिजन इलास्टिक है, प्रेशर दीवार से टकराने की वजह से आएगा, ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारा का सारा थियोरेटिकल बातें हैं। और इन थियोरेटिकल बातों के सहारे अब भी हम आज के क्लास में प्रूफ करेंगे PV बराबर nRT। और ये यही वजह है कि ये PV बराबर nRT जो प्रूफ है, ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का हमको सबसे खूबसूरत प्रूफ लगता है, क्योंकि इसको प्रूफ किया गया। सोचो, इतना खतरनाक सा इक्वेशन जिसको पढ़े हम लोग उतने तरीके से, और इसको साइंटिस्ट लोग केवल वर्ड्स के सहारे प्रूफ कर दिया, थियरी के सहारे। वो माना कि कमरे में गैस है, गैस के पार्टिकल को स्फेरिकल माना, मान के चला कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मान के चला कि जो कॉलिजन है वो इलास्टिक होगा, और इन सारे एजम्पशन के बेसिस पे, है ना, एक इक्वेशन लेकर चला आएगा वो PV बराबर nRT। ठीक है, तो मजा आएगा उसमें, उसको डिराइव करने में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स है उससे ज़्यादा वो मज़ेदार है। ठीक है, तो nRT को अगर हम मान के चले कि हमने प्रूफ कर लिया है, तो हम nRT को PV लिख सकते हैं। तो ये दोनों याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों इक्वेशन।
याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा, है ना। मेडिकल का बच्चा बहुत ही अच्छे से याद रखना। मेडिकल के बच्चों के लिए प्रूफ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। जितना जेई में नहीं पूछता है उससे 3-4 गुना ज़्यादा इससे रिलेटेड सवाल जो है वो मेडिकल में पूछता है। क्या क्या बताएं? एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, चाहे केवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो 3/2 kT। एक मोल के लिए बोलेगा तो के जगह पे कैपिटल आर रख देना, 3/2 RT। और एन मोल के लिए बोलेगा तो 3/2 nRT हो जाएगा, है ना। 3/2 nRT को हम 3/2 PV भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना पहले नोट करो। चलो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो भी हम लोग पोस्टुलेट पढ़े उसके बेसिस पे डेरिवेशन। तो सबसे पहले लिखो, कंसीडर ए क्यूबिकल कंटेनर। एक सिंपल सा हम क्यूबिकल कंटेनर ले रहे हैं जिसका साइड लेंथ स्मॉल l है, ठीक है। कॉन्टेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना गैस मॉलिक्यूल्स है उसमें, तो n है। कॉन्टेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, है ना। उसमें गैस का मॉलिक्यूल जो है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। कमरा ले लिए क्यूब के साइड, क्यूब के शेप का, और जिसमें साइड लेंथ हमारा l हो गया। मॉलिक्यूल कितना है, तो n है, ठीक है। और प्रत्येक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो स्मॉल m के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो n मॉलिक्यूल है तो इसका स्पीड क्या होगा, है ना। तो लिख दे रहे हैं कॉमा देकर, ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटीज u1 u2 u3, है ना, un। n मॉलिक्यूल है, सबका वेलोसिटी जो है मान लो u1 u2 u3 इस तरीके से है, सबको हमने अलग अलग मान लिया। अब देखो बच्चों, एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो क्यूबिकल कंटेनर है तो बना देते हैं, वैसे अभी इसका जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद जरूरत आएगा। मान लो ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब के शेप का कमरा है और इसका जो साइड लेंथ है वो l है, ठीक है। और इसी में हमारा सारा मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है ना। देखो यहाँ पे हम एक नया टर्म डिफाइन करने वाले हैं, है ना। जैसे हर मॉलिक्यूल का कोई ना कोई स्पीड है, उन स्पीड को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका होता है ना। 3 तरह का तरीका होता है स्पीड को रिप्रेजेंट करने का। एक होता है RMS स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हम लोग एक एक करके सबकी बात करेंगे बाद में। फिलहाल तुमको दिखाते हैं कि URMS क्या होता है ना। तो देखो RMS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी हम बताने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया वो बाद में। ये होता क्या है, तो नाम से देखो इसका क्लियर है। तुम राइट हैंड साइड से पढ़ना, स्क्वायर, देखो रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करो, जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद उसका मीन ले लो। मीन लेने का मतलब क्या, उसका एवरेज ले लो। और जब तुम एवरेज ले लोगे तो फिर उसका रूट ले लो, है ना, ताकि जो तुम स्क्वायर किए थे तो लास्ट में जब रूट लोगे तो फिर से वो वेलोसिटी के डायमेंशन में चला आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, URMS को कैसे डिफाइन करना है, पहले स्क्वायर करना है। तो जितना वेलोसिटी है पहले उसको स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही सबको हम स्क्वायर करते गए, लास्ट में हो गया UN स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है कि उसको मीन ले लो। तो मीन कैसे लेते हैं, एवरेज कैसे लेते हैं, सारे स्पीड को जोड़ लो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने कैपिटल N से मान लो रिप्रेजेंट कर दिया नीचे में, ठीक है। इसे हमने लिख दिया कैपिटल N, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है बच्चों, रूट लेना है, तो इसका रूट ले लो। ऐसा कर लिया हमने। अब देखो तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, URMS, ये जो रूट है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो URMS का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, सारे वेलोसिटीज का सम है। तो तुम लोग पढ़े होगे बचपन में कि इसे लिखने का एक तरीका होता है सिग्मा U स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा U स्क्वायर का मतलब हुआ I बराबर 1 से लेके n तक, तो हम लिमिट नहीं डाल रहे हैं। I बराबर 1 से लेके n तक का मतलब हुआ कि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर, इस तरीके से। तो ऊपर वाले टर्म को हम लिख सकते हैं सिग्मा U स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा, कैपिटल N आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख के अभी रख लिया फिलहाल।
अब ये हमें बाद में काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक लिख लिए। ठीक है, नोट कर लो इतना। अब देखो बच्चों, हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना था? पहला मॉलिक्यूल का वेलोसिटी u1 था, तो वेलोसिटी को अगर वेक्टर की तरह लिखोगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? u1x कंपोनेंट में अगर लिखोगे तो u1x i प्लस u1y j प्लस u1z के हम लिख सकते हैं। तो पढ़े होगे वेक्टर में कि इसी को लिखने का तरीका क्या होता है। अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखोगे तो u1 स्क्वायर बराबर होता है u1x स्क्वायर प्लस u1y स्क्वायर प्लस u1z स्क्वायर, ऐसे होता है। दूसरे मॉलिक्यूल का स्पीड मान लो u2 है, तो इसे क्या लिखोगे? u2 स्क्वायर। इसको अगर तीनों कंपोनेंट में तोड़ोगे तो u2x स्क्वायर प्लस u2y स्क्वायर। अगर ये नहीं पता है ना, तो फिजिक्स में वेक्टर पढ़ना। वेक्टर में तुम पढ़े होगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अंडर रूट u1x स्क्वायर प्लस u1y स्क्वायर प्लस u1z स्क्वायर, ऐसा होता है। रूट लेफ्ट साइड में लाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए तो ये हो जाएगा u2z स्क्वायर। थर्ड मॉलिक्यूल के लिखोगे तो u3 स्क्वायर बराबर u3x स्क्वायर u3y स्क्वायर u3z स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। लास्ट मॉलिक्यूल के लिखोगे तो un स्क्वायर बराबर unx स्क्वायर प्लस uny स्क्वायर प्लस unz स्क्वायर। ठीक है, सबको ऐड कर दो बच्चों। तो ये पूरा जब ऐड होगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सिग्मा u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इसको ऐड करोगे x कंपोनेंट वाले को तो ये हो जाएगा सिग्मा ux स्क्वायर प्लस बीच वाला ऐड करोगे तो सिग्मा uy स्क्वायर और इसको ऐड करोगे तो सिग्मा uz स्क्वायर। ठीक है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है P बराबर nRT को लाना। तो हम किए क्या? तो सबसे पहले urms को लिखे, तो urms स्क्वायर बराबर क्या आया था? सिग्मा, है ना, u स्क्वायर अपॉन कैपिटल लेना आया था, वो पहला याद रखो। ठीक है, दूसरा क्या आया? दूसरा आया सिग्मा u स्क्वायर बराबर सिग्मा ux स्क्वायर प्लस सिग्मा uy स्क्वायर प्लस सिग्मा uz स्क्वायर। हर मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ा गया है, हर मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, समझना ध्यान से। गैस का प्रेशर 5 atm है, तो क्या इस दीवार पे 5 atm और इस दीवार पे 6 atm लगेगा? तो ना, हर दीवार पे 5 atm ही प्रेशर लगेगा, यूनिफॉर्म। अगर हर दीवार, हम क्यूब बोले थे, तो हर दीवार का एरिया सेम है। अगर एरिया सेम है, प्रेशर सेम लग रहा है, तो नेट फोर्स भी सेम लगेगा। और फोर्स क्यों आता है? मॉलिक्यूल के दीवार से टकराने की वजह से। मॉलिक्यूल दीवार से टकराया और टकराएगा जिस वेलोसिटी से, उसी की वजह से फोर्स आएगा। तो बच्चों क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स सेम है, y में भी नेट फोर्स सेम है और z में भी नेट फोर्स सेम है? तो अगर तीनों डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारा सेम आ रहा है, यानी मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, वो सारा का सारा कंबाइंड तरीके से सेम फोर्स तीनों डायरेक्शन में लगा रहा है। हर मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग है, हर मॉलिक्यूल के स्पीड का x कंपोनेंट भी अलग अलग होगा, कुछ का सेम होगा लेकिन मैक्सिमम का अलग अलग होगा। इसके बावजूद सारे स्पीड का जो कंट्रीब्यूशन फोर्स में है नेट, वो सेम आ रहा है। इसका मतलब कि सारे वेलोसिटी का जो समेशन है वो भी हमारा सेम आया है, ओवरऑल सेम आ रहा होगा, तभी फोर्स हमारा सेम आ रहा है। क्योंकि फोर्स क्या होता है न्यूटन्स लॉ में? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, और मोमेंटम कहाँ से आता है? मास इनटू वेलोसिटी से, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से फोर्स अभी हम लाएंगे, लेकिन अभी हम तुमको क्या बताना चाह रहे हैं? अभी हम बताना चाह रहे हैं हर मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट का स्क्वायर अगर जोड़ दोगे, स्क्वायर नहीं भी करो, है ना, स्क्वायर यहाँ किया हुआ है, हम ऐसे समझाने के लिए बताते हैं। हर मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट निकालो और तुम उसको जोड़ दो, और मॉलिक्यूल कितना है? 10 का पावर 20, 10 का पावर 22, बहुत सारा मॉलिक्यूल है। तो जब उसका x कंपोनेंट निकालोगे और फिर उन्हीं मॉलिक्यूल्स का y कंपोनेंट निकालोगे, तो x कंपोनेंट में जो जो स्पीड आया है, कहीं ना कहीं y कंपोनेंट में तो वहीं रहा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है। तो x कंपोनेंट का समेशन, y कंपोनेंट का समेशन और z कंपोनेंट का समेशन आपस में इक्वल हो जाता है। समझने का दो तरीका। पहला तरीका क्या? ये जो इतना सारा नंबर देख रहे हो, है ना, ये कंपोनेंट जो है x डायरेक्शन में, यही नंबर इधर भी कहीं ना कहीं आया होगा और वही नंबर यहाँ भी कहीं ना कहीं आया होगा। कुछ इस तरह से कि नेट जो जोड़ कर आ रहा है वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो नेट फोर्स है हर डायरेक्शन में वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ, और वैसे भी सोचो कमरे में सारा डायरेक्शन तो इक्वली प्रोबेबल होता है,
तो अगर मॉलिक्यूल रैंडम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो नेट एक्स कंपोनेंट में जो प्रॉपर्टी होगा वो वाई कंपोनेंट के प्रॉपर्टी के इक्वल और वाई कंपोनेंट का प्रॉपर्टी जेड कंपोनेंट के प्रॉपर्टी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि सारे डायरेक्शन का प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच डायरेक्शन, है ना, हर एक डायरेक्शन में अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी लें तो हम बोल सकते हैं सिग्मा यू एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा यू वाई स्क्वायर बराबर सिग्मा यू जेड स्क्वायर। हेंस अगर हम केवल एक्स कंपोनेंट की बात करें तो रिप्लेस कर दो, इसको भी एक्स है इसको भी एक्स है, तो ये आ जाएगा सिग्मा यू स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स सिग्मा यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सिग्मा यू एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 सिग्मा यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम ले आए, एक आरएमएस वाला ले आए और एक ये ले आए, ये दोनों का दोनों आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चले आए हम। मान लिए कमरे में n मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल का स्पीड हम अपनी मर्जी से रैंडम मान लिए u1 u2 u3, और उस रैंडम डेटा से हमने दो चीज़ लाया, सिग्मा यू एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 सिग्मा यू स्क्वायर, और दूसरा आया है यू आर एम एस का स्क्वायर बराबर सिग्मा यू स्क्वायर बटा कैपिटल N। ठीक है, यहाँ तक आपके दिमाग में है, नोट करो इतना पहले। चलो बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो देखो एक बात बताओ, हमें प्रेशर निकालना है, तो एक दीवार पे जो प्रेशर लगेगा वही प्रेशर हर दीवार पे लग रहा होगा, तो हम एक दीवार पे प्रेशर लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा रहा है और उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ये हमारा कंटेनर था क्यूबिकल, ठीक है, लेंथ कितना L, और इसमें कोई एक पार्टिकल अपनी मर्जी से ले लो जिसका स्पीड u है, तो इसका तीनों कंपोनेंट निकाल लो, यू एक्स है ना, यू वाई और ये हो जाएगा यू जेड। हम मान के चल रहे हैं इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में y है और ये डायरेक्शन में z एक्सिस है। ठीक है, तो देखो बच्चों मॉलिक्यूल किधर भी मूव करे, लेकिन जब इस दीवार से ये टकराएगा तो अपने x कंपोनेंट के सहारे टकराएगा, है ना, तो बस हम इसके x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको सेपरेट कर लो, केवल एक दीवार बना रहे हैं, है ना, एक्स डायरेक्शन वाला। मॉलिक्यूल गया इससे टकराया, किस स्पीड से टकराया बच्चों, यू एक्स से, अपने यू एक्स कंपोनेंट से टकराया। अब तो कोई यहाँ पे यूज़ आएगा इलास्टिक कोलिजन का, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, यानी टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो दीवार में तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो दीवार में अगर मूवमेंट नहीं है तो दीवार का तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। कहने का मतलब दीवार का अगर जीरो है तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो टकराने से पहले होगा वही बाद में होगा, लेकिन मॉलिक्यूल का मास तो m है, तो टकराने से पहले जो उसका वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी बाद में होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो टकराने से पहले वेलोसिटी कितना है, यू एक्स इस डायरेक्शन में, है ना, तो टकराने के बाद दीवार में हम बॉल मारेंगे तो उल्टा भागेगा, तो उल्टे डायरेक्शन में आया, तो इसका मैग्नीट्यूड वही रह जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर तुम कर रहे हो तो साइन कुछ भी रहे, अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है तो यहाँ साइन लग जाएगा माइनस। ये तुमको समझाना चाह रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m यू एक्स स्क्वायर, टकराने के बाद कितना, हाफ m माइनस यू एक्स का स्क्वायर, तो माइनस यू एक्स का स्क्वायर भी यू एक्स स्क्वायर रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा सेम हो गया, टकराने से पहले टकराने के बाद। ठीक है, अब देखो इस एक कॉलिजन की वजह से इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितने का चेंज आया। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो शुरू में इसका मोमेंटम कितना, जब टकराने जा रहा था एम यू एक्स, और जब लौट रहा है तब मोमेंटम कितना, माइनस एम यू एक्स। तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कॉलिजन बराबर। ठीक है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम यू एक्स, और इनिशियल कितना है, एम यू एक्स। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, तो ये हो गया -2 एम यू एक्स। अब देखो बच्चों इलास्टिक कॉलिजन में तो मोमेंटम भी कंजर्व होता है, तो मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ, पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लो कि दो आदमी है और दोनों आदमी का वेल्थ जो है वो कांस्टेंट है, दोनों का टोटल वेल्थ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर दोनों को मिलाकर अगर 1 लाख रुपया है, मिलाकर उसके पास x है मेरे पास y है, लेकिन जोड़कर 1 लाख है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके वेल्थ में 10 रुपया का कमी आएगा तो मेरे वेल्थ में 10 रुपया का इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि नेट वेल्थ तो कांस्टेंट है,
तो उसको 10 का लॉस हुआ तो हमको 10 का प्रॉफिट हुआ, हमको 10 का लॉस होगा तो उसको 10 का प्रॉफिट होगा। हम 100 उसको दे दिए तो उसका बिल 100 से बढ़ गया, मेरा बिल 100 से घट गया। तो वही हो रहा है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। तो अगर पार्टिकल का मोमेंटम इतने से घट रहा है तो दीवार का मोमेंटम इतने ही से बढ़ेगा, तभी तो नेट मोमेंटम जीरो होगा। नेट वेल्थ कांस्टेंट कब होगा, मेरे में चेंज आया +10 का, उसमें आया -10 का, दोनों जोड़ के 0 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ड्यू टू वन कॉलिजन बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, +2 mu(x) होगा। तो देखो, तो ओवरऑल चेंज, नेट चेंज कितना हुआ, दोनों चेंज को जोड़ दो 0 आ रहा है, यानी कि मोमेंटम हमारा कंजर्व है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन फोर्स क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े हो, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अभी जो हमने निकाला है वो तो एक कॉलिजन की वजह से निकाला है, ठीक है। हमें यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन कर रहा है उस चीज़ को निकालना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक दिमाग में घुस गया। क्या क्या पढ़े अभी तक हम, u(rms) का स्क्वायर बराबर σu²/N। दूसरा इक्वेशन हमने पढ़ा σu² बराबर 3 टाइम्स σux²। 3 को लेफ्ट साइड में ले आए तो 1/3 हो गया था। और तीसरा हमने पढ़ा कि वॉल का जो मोमेंटम है एक कॉलिजन की वजह से +2 mu(x) से चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। अब देखो बच्चों, हम कमरे का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ये है क्रॉस सेक्शन, और ये लेंथ कितना है, लेंथ हमारा L है। जो हमारा मॉलिक्यूल था उसका x डायरेक्शन में स्पीड कितना था, तो वो था ux। तो एक बात बताओ, मॉलिक्यूल गया और इस दीवार से टकराया, दोबारा इस दीवार से ये कब टकराएगा, टकरा कर रिटर्न किया और इस डायरेक्शन में जाके इस दीवार से टकराया, और वापस जब ये लौटेगा तो फिर जाकर इसे टकराएगा, यानी कितना डिस्टेंस, ये L और ये L। कहने का मतलब कि हर कॉलिजन को करने के लिए उसको 2L डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। फिर से कब टकराएगा, फिर इधर L जाएगा, फिर वापस आएगा, तो फिर से 2L जब वो ट्रेवल करेगा तो फिर एक बार टकराएगा। तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जब हमारा मॉलिक्यूल 2L डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक कॉलिजन देता है, सही है। तो यूनिट डिस्टेंस जब वो कवर करेगा तो कितना कॉलिजन देगा, 1/2L कॉलिजन। हमें क्या पता करना था, हमें यूनिट टाइम में पता करना था। तो यूनिट टाइम का मतलब कितना, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है क्या उसी को हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और मॉलिक्यूल का स्पीड x डायरेक्शन में कितना है, ux के बराबर है। तो हमें लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल ट्रेवल डिस्टेंस ux इन यूनिट टाइम, ठीक है बच्चों। तो यूनिट टाइम में हम पता करना चाह रहे हैं कितना कॉलिजन करेगा, क्योंकि एक कॉलिजन की वजह से मोमेंटम में चेंज हमारा आ गया। तो अगर हम ये पता कर लें कि यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन कर रहा है, तो यूनिट टाइम में टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और यूनिट टाइम में चेंज इन मोमेंटम को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारा फोर्स हो जाएगा, हमारा आधा काम हो जाएगा। तो ये हमारा है ना, इस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल पकड़ के रखना है ना, एक एक करके स्टेप हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा इसमें स्टेप है, और थोड़ा सा भी गड़बड़ाओगे तो फिर तुमको शुरू से देखना पड़ जाएगा। है आसान, लेकिन स्टेप इसको पकड़ के रखना सारा का सारा, ठीक है। अब देखो, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस गया, ux। तो जब ये यूनिट टाइम में ux डिस्टेंस जाएगा तो कितना कॉलिजन करेगा, ux/2L कॉलिजन करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन, ux/2L कॉलिजन, और एक कॉलिजन में मोमेंटम कितने से चेंज हुआ था दीवार का, अभी हमने लिखा था 2 से लिखा था 2 तो हम लिख रहे हैं इन यूनिट टाइम चेंज इन, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ड्यू टू 1 कॉलिजन बराबर, है ना, एक ही कॉलिजन, अभी एक ही मॉलिक्यूल, सॉरी 1 कॉलिजन नहीं 1 मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। अभी हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, ऐसा ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहा है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की अभी हम बात कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल एक कॉलिजन में मोमेंटम कितने से चेंज कराया था, 2 से, है ना। और यूनिट टाइम में ऐसा ऐसा कितना कॉलिजन किया, ux/2L। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए ux/2L से, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया बच्चों, mu(x²/L आ गया। अब देखो यहाँ से मजा आएगा,
ये पहला मॉलिक्यूल था, तो पहला मॉलिक्यूल के लिए अगर लिखोगे तो यहाँ पे m u1x हो जाएगा, दूसरा के लिए लिखोगे तो u2x हो जाएगा, तीसरा के लिए u3x स्क्वायर, चौथा के लिए u4x स्क्वायर, पांचवा के लिए u5x स्क्वायर, nth के लिए unx स्क्वायर। तो अगर सारे मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें तो हम सबको ऐड कर देंगे, और सबको ऐड करोगे तो m/l कॉमन हो जाएगा, और अंदर में आएगा u1x स्क्वायर प्लस u2x स्क्वायर u3x स्क्वायर। क्या वहाँ पे सिग्मा लग जाएगा? तो हम बोलना चाह रहे हैं कि इन यूनिट टाइम चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ड्यू टू ऑल कॉलिजन्स, बराबर सारे कॉलिजन की बात कर रहे हैं, सारे कॉलिजन से, तो बस सेम वही चीज, बस यहाँ पे सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा ux स्क्वायर बाई एल। ठीक है, और यूनिट टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और रेट इन चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो बच्चों हमारा फोर्स यहाँ पे निकल के चला आया। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। तो फोर्स कितना है? फोर्स बराबर आ गया m सिग्मा यूएस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एल आया। ठीक है, और सिग्मा यूएक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अभी कुछ देर पहले शुरू में डिराइव किए थे, हम इसे लिख सकते हैं m सिग्मा यू स्क्वायर बाई 3l। ठीक है, कॉपी में पन्ना पलटना, सिग्मा यू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं सिग्मा यू स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब देखो हम प्रेशर निकाल रहे हैं, तो प्रेशर बराबर क्या? फोर्स बाई एरिया। एरिया क्या होगा? वॉल का एरिया क्या होगा? तो साइड लेंथ कितना था? l, तो एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू पुट कर दो तो m सिग्मा यू स्क्वायर बाई 3l, और पहले से l स्क्वायर है तो ये हो गया l क्यूब। और l क्यूब क्या होगा बच्चों? क्या l क्यूब उस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे m सिग्मा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू वॉल्यूम v, है ना, l क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर l क्यूब हो गया। pv को लेफ्ट साइड में ले आओ तो pv बराबर हो गया 1/3 m सिग्मा यू स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब ध्यान से समझना, हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं देखो, तो 1/3 m, ये जो सिग्मा यू स्क्वायर है, अगर हम इसे कैपिटल N से डिवाइड कर दें और कैपिटल N से गुना कर दें तो कुछ याद आ रहा है? सिग्मा यू स्क्वायर बाई कैपिटल N, क्या हम इसे यू आर एम एस का स्क्वायर बोल सकते हैं? सबसे पहला डेरिवेशन, तो हमने इसे लिख दिया 1/3 m कैपिटल N यू आर एम एस का स्क्वायर, है ना, पी बराबर। और ये फॉर्मूला बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, फिजिक्स में भी इसको डिराइव कराया जाएगा, है ना। पी बराबर 1/3 mn c स्क्वायर। फिजिक्स में आरएमएस स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम इसको यू आर एम एस बोल रहे हैं। पी बराबर 1/3 mn यू आर एम एस स्क्वायर। तो ये याद रखना, एक काम का चीज़ आ गया, यहाँ से हमारा यू आर एम एस का डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखा जाए तो क्या हमारा आ चुका है, पी वी बराबर 1/3 mn यू आर एम एस स्क्वायर। हम चाहते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी को लाना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर लाने के लिए ऊपर में 2 से गुना कर दो, 2/3, कैपिटल एन को बाहर में ले लो, तो कैपिटल एन आ गया यहाँ पे, अंदर में क्या बचेगा बच्चों? 2 से गुना किए थे तो 2 से डिवाइड भी करोगे, स्मॉल m जो है उसे हमने यहाँ ले लिया, और साथ में कौन है? यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो आ गया हाफ m यू आर एम एस का स्क्वायर। m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास, तो हाफ एम वी स्क्वायर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 n, और ये हो गया एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, और एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते थे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने शुरू किया था मॉलिक्यूल का शेप, साइज, अट्रैक्टिव फोर्स, कॉलिजन, ये सबसे, और सबसे पहले हमने क्या लिखा था? यू आर एम एस का स्क्वायर बराबर सिग्मा यू स्क्वायर बाई कैपिटल एन। दूसरा हमने लिखा था सिग्मा यू स्क्वायर बाई एन बराबर सिग्मा यू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद का ध्यान से सुनना कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, दीवार पे जो टकराया मॉलिक्यूल, तो एम यू एक्स से टकराया और माइनस एम यू एक्स से लौट गया, तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ -2 एम यू एक्स से, तो दीवार का मोमेंटम चेंज हुआ +2 एम यू एक्स से, एक कॉलिजन की वजह से। और 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में, यू एक्स बाई 2l कॉलिजन हुआ,
तो यूनिट टाइम में मोमेंटम कितने से चेंज होगा, गुना कर देंगे। तो हमने गुना किया 2mux को ux/2l से, तो आ गया हमारा 2 से 2 कट गया, mux² आ गया। सिग्मा लगा दिए तो सारे मॉलिक्यूल के लिए आ गया, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ गया, तो वही हमारा फोर्स हो गया। और सिग्मा ux² जो था उसे हमने लिख दिया सिग्मा u², है ना, 3 के बराबर। और यहाँ से तुम सारा का सारा देख रहे हो। फिर हमने क्या किया, ये फोर्स जो आया उसको एरिया से डिवाइड करके प्रेशर निकाल लिया। जैसे ही हमने एरिया से डिवाइड किया, नीचे में वॉल्यूम आ गया, तो P बराबर 1/3 m सिग्मा u² आया। कैपिटल N से डिवाइड किए, कैपिटल N से गुना किए, तो हमारा इक्वेशन आ गया P बराबर 1/3 mn u/m²। ठीक है, 4-5 बार हाथ चलाओगे तो तुमको सारा स्टेप बिल्कुल बढ़िया से एकदम रटा जाएगा, कहीं भूलोगे ही नहीं। हाथ जरूर चलाना, क्योंकि इसे पूछेगा तो जेई एडवांस में इससे बढ़िया सवाल पूछ सकता है। जेई मेन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए, मेडिकल के लिए पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जो हम डिराइव करके ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बीच का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, एकदम मजा आ जाएगा अभी तुरंत थोड़ी देर में। अब देखो काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को अभी तुरंत हमने प्रूव किया था, क्या 3/2 kT के बराबर। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया बच्चों, n kT। ठीक है, n kT आ गया, PV बराबर n kT। अब ये देखो PV बराबर n, k क्या था, R बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू टी। एवोगैड्रो नंबर को n के नीचे ले जाओ, तो n बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू R इंटू टी। PV बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, क्या होता है, मोल के बराबर। तो ये हो गया मोल, PV बराबर nRT। हमारा प्रूफ हो गया केवल थ्योरेटिकल पॉइंट्स के सहारे, और मात्र एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kT। ठीक है, डन हो गया बच्चों। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे खूबसूरत फार्मूला आया, है ना, मैथमेटिकल फार्मूला हम लोग ले गए थ्योरेटिकल पॉइंट से। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, बीच में कौन सा फॉर्मूला आया था, PV बराबर 1/3 m कैपिटल N u/m²। तो यहाँ से आप लिख सकते हो u/m² बराबर 3PV डिवाइडेड बाई m इंटू कैपिटल N। अब इसको देखो ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं, 3P डिवाइडेड बाई m कैपिटल N डिवाइडेड बाई v। अब देखो तो ये क्या है, तो m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास में अगर 2 से गुना करोगे 2 मॉलिक्यूल का मास, 3 से गुना करोगे 3 मॉलिक्यूल का मास, 4 से गुना करोगे 4 मॉलिक्यूल का मास, और n से गुना करोगे तो सारे मॉलिक्यूल का मास यानी टोटल मास आ गया। तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम क्या डेंसिटी होता है, स्मॉल m इंटू कैपिटल N। ये मल्टीप्लाई करके कमरे में जितना मॉलिक्यूल है सबका मास आ गया, यानी गैस का मास आ गया। गैस का मास बटा वॉल्यूम यानी डेंसिटी आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 3P डिवाइडेड बाई डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से कर रहे हैं, डी से नहीं, है ना, डी भी लिख सकते हो लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, u/m² बराबर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा u/m बराबर √3P डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जहाँ पे P क्या है, P हमारा प्रेशर है। P को किस में रखोगे, पास्कल में, SI यूनिट में। रो क्या है, रो हमारा डेंसिटी है, इसे किस यूनिट में रखोगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो जो तुम्हारा u/m आएगा, है ना, वो तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नॉर्मली डेंसिटी दिया रहता है ग्राम पर सीसी चाहे ग्राम पर ml में, तो कन्वर्जन आपको याद होगा, पहले ही बताए हैं, 1 ग्राम पर ml बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब। हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसी का 2 और फॉर्मेट होता है, बताते हैं तुरंत हम। चलो, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PM बराबर क्या, DRT। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P/D बराबर RT/M। D हमारा डेंसिटी है, रो भी हमारा डेंसिटी ही है, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा u/m² बराबर 3P/रो, है ना, इसी को हम लिख रहे हैं P/रो। तो P/रो की जगह पे RT/M रख दो, 3RT/M। तो ये हो जाएगा u/m बराबर √3RT/M। ठीक है, यहाँ भी ध्यान देना, अगर तुमको u/m मीटर पर सेकंड में चाहिए तो R तुम्हारा, है ना, SI यूनिट में होना चाहिए, यानी R को क्या लिखोगे, R हमारा आएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और ये जो कैपिटल M है, मोलर मास, उसको अगर SI यूनिट में रखोगे तो किस में रखोगे,
केजी पर मोल में रखोगे। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है URMS 27 डिग्री सी पे, तो टेम्परेचर की जगह पे 300 केल्विन, आर की जगह पे 8.314 और मोलर मास की जगह पे 0.044 44 ग्राम पर मोल होता है, तो केजी पर मोल में लिखोगे 0.044। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम इस पर कराएंगे बाद में, है ना। आज का क्लास लेकिन पूरा हम थियोरेटिकल ही रखेंगे। ठीक है, बार बार इस क्लास को रिवाइज करना, कमांड रखना है इस पर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। देखो आगे, देखो URMS, ठीक है, बराबर क्या आया फॉर्मूला, √3। ठीक है, अब देखो ये मोलर मास है, तो मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। एक मोल का मास मतलब कितना, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, दो मॉलिक्यूल का मास 2 इंटू स्मॉल m, तीन का मास 3 इंटू स्मॉल m, एक मोल का मास एवोगैड्रो नंबर इंटू स्मॉल m। तो ये तो एक मोल का ही मास है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3RT बाई, ये जो कैपिटल M है इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू Na। स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास और उसको एवोगैड्रो नंबर से गुना करेंगे तो एक मोल का आ जाएगा। और R बाई Na को क्या लिख सकते हो, 3kT बाई स्मॉल m। ठीक है, तो इसी का ये फॉर्मेट भी होता है। तो RMS स्पीड का 3 फॉर्मेट हो गया, 3P बाई रो, 3RT बाई m, √3kT बाई m। ठीक है, नोट करो इतना पहले। तो कौन कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, URMS बराबर 3P बाई रो का √3RT बाई कैपिटल M मोलर मास का √3kT, जहाँ के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बाई स्मॉल m का √। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आया, कंफ्यूज मत करना, तीनों सेम ही फार्मूला है ना, बस फॉर्मेट अलग अलग है। और कौन कौन सा फार्मूला आ चुका है हमारा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी पर मोल बराबर 3/2 RT, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT चाहे 3/2 PV। ये हो गया। और एक और फॉर्मूला हमने बीच में लाया था, PV बराबर 1/3 mn URMS का स्क्वायर। और इस पूरे क्लास का मेन फार्मूला जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुमको पहले से पता था, PV बराबर nRT। तो ये आज का क्लास का निचोड़ है, सारा पोस्टुलेट याद रखना। ठीक है, फार्मूला अच्छे से याद रखना, न्यूमेरिकल हम लोग इस पे आगे देखेंगे और पढ़ने के बाद। और अभी से लेकर 3-4 क्लास पूरा का पूरा आपका थियोरेटिकल होगा, है ना। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल दिमाग को, है ना, दिमाग को घुमा देने वाला क्लास होगा, तो बहुत ही ध्यान से करोगे। बिल्कुल हम लोग टॉप लेवल में ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी एडवांस वाले लेवल में बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास को बार बार ड्राइव करना जब तक कि खुद से तुमको ड्राइव करना ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।